गर्दन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके एक भारत श्रेष्ठ भारत। फागुन आया, दिन बदले फागुन आया, फागुन आया, दिन बदले फागुन आया। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर अंजू वाजपेयी जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी। नमस्कार जी। जैसा कि दर्शकों हमारा आज का विषय है महिलाओं के सुरक्षा संबंधी कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे जो महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं और उसमें उनको क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किस तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है। आज खास तौर से हम उन्हीं कानूनों पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपके जो भी समस्याएं हैं आज के विषय से संबंधित, आप हमसे सीधे टेलीफोन पे बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, जैसा कि हमारा आज का विषय है महिलाओं के सुरक्षा संबंधी कानून, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए कौन से विशेष कानून बनाए गए हैं जिससे उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। चित्रा जी, जैसा आप जानती हैं कि ये आज का अपना विषय जो जी। है महिलाओं से संबंधित है जी तो एक बात बता दूं कि सबसे शुरुआत पूरे विश्व में जो हुई थी वो महिलाओं से संबंधित समान वेतन पे हुई थी। जी तो ये हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सारी जो हुआ पहले ही तो विश्व में, इसलिए हमको भी बहुत पहले हमारे यहाँ भी जो शुरुआत हुई जी वो इसी चीज़ से हुई। पर चूंकि हमारा संविधान है जो हमारा मेन मुख्य कानून है, जी उसने हमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए कि आप महिलाओं को कुछ विशेष मानते हुए, एक स्पेशल दर्जा देते हुए कुछ स्पेशल कानून या कुछ विशेष कानून आप बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ विशेष कानून बनाए। तो उसमें जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी ले सकते हैं कि यौन उत्पीड़न है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ उसके रोकथाम के लिए है, प्लस हमारा जो आईपीसी है उसी में बहुत सारे सेक्शन ऐसे दिए गए हैं कि जिसमें स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की गई है और यदि उनका वॉयलेशन होता है तो उनको उसमें उनको लाभ मिलेगा। जी मैडम, जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं, तो जो कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको मैटरनिटी संबंधी क्या कोई प्रावधान किए गए हैं सुविधाओं को लेकर? क्योंकि अक्सर महिलाओं को ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो कहीं काम कर रही हैं तो छुट्टी की समस्या होती है यदि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया चित्रा जी। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये मिलती है, तो महिलाओं को ये पता होना चाहिए। उसमें ये हमारे यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है कि मातृत्व राहत आपको मिलती है, तो इसकी आपको छुट्टी मिलती है। पहले ये कम समय था, अब तो इसको 26 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इवन उसके पहले यदि एबॉर्शन भी हो जाता है
है जी। तो उसके लिए भी 6 सप्ताह की एक अलग से लीव मिलती है। जी। और महिलाएं ये जान ले कि कोई ज़रूरी नहीं, सबके दिमाग में होता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी जहाँ होती है जी। वहाँ ही इस छुट्टियों का लाभ हमें मिलता है, तो ऐसा नहीं है। जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं जी। वहाँ पे भी इन छुट्टियों का लाभ मिलता है। जी। बस ये है कि उनको उन छुट्टियों में साल भर पहले यदि उन्होंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया है जी। और उन्होंने 8 हफ्ते तक कम से कम वहाँ पे काम किया है तो उसके बाद इन छुट्टियों का लाभ ले सकते हैं। और एक इसमें एक अच्छी खासियत मैं अभी बताना चाहती हूँ, ये एक नई चीज़ अभी ऐड हुई है, अमेंडमेंट के बाद संशोधन आया है जी। कि जो भी महिलाएं यदि बच्चों को भी अडॉप्ट करती हैं और यदि बच्चे उनके 3 माह से छोटे हैं तो जी। उन बच्चों के लिए भी मदर को लीव मिलती है, तो उनको भी 12 सप्ताह के ये लीव रहती है। मैडम जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर से हैं, हम उनका सवाल लेते हैं फिर चर्चा पे वापस आएंगे। बिल्कुल। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी से जी। कि अधिकतर महिलाएं जब कुछ कमजोर हो जाती हैं, 50 साल या 60 साल की हो जाती हैं, तो उनको अधिकतर उनकी जमीन पे, घर पे कब्जा कर लेते हैं फालतू लोग, दबंग लोग, और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके लिए कानून में क्या, किससे बोलना चाहिए, या शहर में या राजधानी में या दिल्ली में कोई ऐसे फोन नंबर हो कि जिससे उनके समस्या का तत्काल समाधान हो जाए? ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका सवाल बहुत अच्छा है और वो अभी मैं आगे बताने भी वाली थी, वो अभी से हम बता देते हैं कि यदि घरेलू हिंसा अधिनियम में उसमें ये बताया गया है कि कोई भी स्त्री, चाहे वो बहन हो, माँ हो, मतलब उनकी कोई भी रिश्तेदार हो, यदि उनको इस तरह से परिवार वाले यदि परेशान करते हैं जी। तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम में भी इसके आधार पर भी वो या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट के पास खुद डायरेक्ट केस फाइल कर सकते हैं। और यदि कोई बाहर वाला दबंग आदमी करता है तो आप कलेक्टर के पास जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं और आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करें या FIR तो कर ही सकते हैं, तो उसके उस पर तो आपको बहुत सारा है। हाँ, पर यह है कि लोग इस तरह से परेशान होते हैं, लोगों को नहीं पता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में आया था, यदि परिवार वाले इस तरह से उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे ज़रूर कंप्लेंट करें, अपनी शिकायत दर्ज करें, या उनके बेस पे कोई दूसरा भी शिकायत कर सकता है, तो उसके आधार पर प्रोटेक्शन अधिकारी जो है वो कार्यवाही करेगा। मैडम, इनका सवाल ये था कि 50 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं, हाँ, तो यदि कोई स्पेशल बाहरी व्यक्ति है तो उसके लिए क्या है? हाँ, तो इसमें उम्र का ऐसा कहीं किसी भी कानून में नहीं बताया गया है कि कोई कम उम्र का ज़्यादा है, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम में यदि उम्र कोई भी हो तो आप इस तरह से करते हैं। और वैसे हमारे यहाँ जो स्पेशल जो है कलेक्टर को ऑर्डर्स किए गए हैं कि यदि कोई भी वृद्ध महिला आती है 50-55 से ऊपर वाली, तो उनके जो प्रकरण हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाते हैं। जी, इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाएं कहीं फैक्ट्री में या कहीं पर काम करती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें पुरुष की भी भागीदारी, इसमें महिलाओं की भागीदारी हो, और जहाँ पे काम करते हुए महिलाएं कितनी होनी चाहिए अनुपात में, कितनी पुरुष अनुपात हो, जिससे उनके सम्मान की रक्षा हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। जी, बहुत अच्छा सवाल है हाँ, आपका सवाल तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो जितनी भी महिलाएं ये फैक्ट्री में काम करती हैं, पहले आप सही बोल रहे हैं, पहले उनकी सुरक्षा के लिए नहीं था, लेकिन अब तो कानून में ही प्रावधान आ गया है कि कोई भी फैक्ट्री संचालित कर ही नहीं सकता जब तक कि वो सुरक्षा के इतने मायने, स्पेशली जिसमें महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, जैसा हम लोग ने शुरू में ही बात करी कि सबसे पहले जो बात आई थी कामकाजी महिलाओं के लिए ही हुआ था, और अब आप ये कह रहे हैं तो ये अभी हम इस अधिनियम पे भी बात करेंगे कि पॉश एक्ट कहलाता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जहाँ भी 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक स्पेशल उनको सुरक्षा का वो दिया गया है। तो अभी हम उस कानून के बारे में भी आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देंगे कि वहाँ वो कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ऐसे वो जिस भी फैक्ट्री में काम करती हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे कोई ना कोई लेडी ऑफिसर होगी जिसको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया होगा, तो उनको कोई परेशानी होती है तो पहले शिकायत उसके पास कर सकती है। जैसा कि इनका सवाल था मैडम कि सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए,
तो कानून में कौन कौन से कानून में किस किस तरह के क्या प्रावधान किए गए हैं वर्किंग वुमेन्स के लिए? वर्किंग वुमेन्स के लिए जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में तो उन्होंने लिखा ही है कि यदि आदमी वहाँ पे किस तरह के गार्ड रहना चाहिए। यदि कोई महिला काम करती है, एक तो आपको कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। जैसे अभी भी हमने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि यदि 8 बजे के बाद है तो उनके लिए कंपलसरी है कि यदि ऑफिस की गाड़ी ही होगी वही छोड़ने जाएगी तो ही आप 8 बजे के बाद किसी को रुका के काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं कर सकते। पर जो छोटी जगह है वहाँ कम महिलाएं काम करती हैं, वहाँ भी ये प्रावधान है, वहाँ 8 बजे के बाद कोई भी एम्प्लॉयर उनसे काम करा ही नहीं सकता, जबकि आपको उसको पता है कि यदि वो वहीं कैंपस में रहती हैं तो बात अलग है। वैसे भी अब नियम आ गया है कि सूर्योदय से आपके सूर्यास्त से बाद में आप किसी से और सूर्योदय से पहले किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराओगे किसी महिला से। लेकिन यदि आपको लगता है कि उसका काम है, जैसे डॉक्टर्स है उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए उस तरह के इंतजाम अस्पतालों में किए जाते हैं। और हमारे जो अभी हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा आपके कामगार अधिनियम जो पॉश एक्ट की बात मैं कर रही थी, उस पॉश एक्ट में है कि यदि 10 से ज़्यादा कहीं भी लोग काम करते हैं तो वहाँ उनको एक कमेटी बनाना जरूरी होती है, और उस कमेटी में जो है उसकी चेयरमैन जो होगी एक लेडी होगी, और जिसको भी कोई परेशानी होती, किसी भी तरह का हैरेसमेंट यदि लगता है, यदि ये भी लगता है कि उसका प्रमोशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक लेडी है या महिला है, तो उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, उसको जबरदस्ती ज़्यादा टाइम में रोका जा रहा है, तो कमेटी के सामने कंप्लेंट कर सकती है। और यदि कंप्लेंट नहीं भी मानी है उसकी, मतलब वहाँ पे उसको लग रहा है कि मेरी सुनवाई सही नहीं हुई है, तो वो डायरेक्ट जाके कलेक्टर के सामने भी कंप्लेंट कर सकती है। तो ये कमेटी को अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी से जल्दी देनी होगी, और इस पे कोर्ट भी बहुत जुर्माना कर सकती है, और कोर्ट ने भी जहाँ ये कमेटी नहीं बनी गई है वहाँ पे भी कोर्ट लंबा चौड़ा जुर्माना करती है। जी, एक और कॉलर लाइन पे है सागर से। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है। मैम मेरा सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? वो कानून तो हैं जो पूरे भारत में, पर मध्य प्रदेश में कौन से हैं जो अलग से बनाए गए हैं? जी देखिए, कानूनों का ऐसा होता है, यदि जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो उसी में जो प्रावधान होते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हम मुख्यतः अपने प्रदेश के लिए बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि ये कानून है, आप काम काजी महिलाएं सब जगह मिलती हैं, फैक्ट्री सारी जगह है, तो इस तरह के कानून जो हैं वो सब जगह बनते हैं। यदि आपको लग रहा है कि काम के हिसाब से हम बांट सकते हैं कि वो एरिया कैसा है, तो उसके हिसाब से कुछ स्पेशल नियम हैं जो प्रदेश सरकार अपने बना सकती है, और प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा के लिए अलग से जो योजनाएं बना रही है, जैसे आप सोच रहे हैं सुरक्षा देने के हिसाब से, ये आप लाडली लक्ष्मी और इस तरह की योजनाएं आप देखते हैं कि अब वो बहनों को दे रहे हैं, तो वो इस हिसाब से उनकी सुरक्षा के लिए है। यदि वो काम नहीं भी कर पा रही है तो भी हम उनको कुछ पैसा ऐसा दें कि जिससे उनका घर चलता रहे। जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, आइए अब हम आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मान बहादुर जी की है। उम्र 85 साल, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, बदन सामान्य, कद 5 फीट 4 इंच, पैंट शर्ट पहने हैं, त्रिशूर केरला से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सीताबाई की है। उम्र 21 साल, रंग गेहुआ, चेहरा चौड़ा, कद 5 फीट, बदन गहरा, सलवार सूट पहने हैं और ग्राम वसुधा रीठी से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये साहिल खान की है। उम्र 14 साल, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, कद 4 फीट, बदन गहरा, टी शर्ट जीन्स पहने हैं, ईंट खेड़ी भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राम खिलावन की है। उम्र 18 साल, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, कद 5 फीट, बदन गहरा, शर्ट पैंट पहने हैं, पता ग्राम करहिया रीठी से लापता हैं। इन सभी के मिलने पर यदि कोई जानकारी आपको मिलती है तो आप सूचित करें पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल में। दर्शकों, आइए हम चर्चा को जारी रखते हैं। मैडम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून पर, तो आपने पहले बताया था कि महिलाओं के लिए अभी नया जो एक नियम लागू किया गया है कि दत्तक बच्चे भी हैं तो उनके लिए भी मैटरनिटी लीव मिलेगी यदि 3 महीने से छोटा है बच्चा। ये कब लाया गया और इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं? ये तो अमेंडमेंट आपका बहुत लेटेस्ट वाला है, लेकिन इसमें जो अभी बात की गई है कि ये चीज़ें, वही मैं देख रही थी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आपको हर चीज़ में, कि यदि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हुआ है
मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन होता है, प्लस आप कोई अडॉप्ट करते हैं, तो पहली चीज़ केवल 3 महीने से, जो अब अपन ने जैसा बताया पहले चर्चा की, कि 3 महीने से छोटा बच्चा है बस उन्हीं को मिलती है। जिनके बड़े बच्चे हैं आप अडॉप्ट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि आपने बस उनको बता दिया कि हमने तो अडॉप्ट किया आप कर लें। उसके लिए आपको पूरा कानूनी रूप से उसका अडॉप्शन होना चाहिए। आप जब तक उसको स्वीकार करेंगे, कानूनी रूप से लिखित होना चाहिए, तभी आपका एम्प्लॉयर। और उसमें उस एक्ट में एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई ज़बरदस्ती जाके भी यदि काम किसी से करवा नहीं सकता। उसके 6 महीने 6 वीक तक, मतलब 6 सप्ताह तक आप किसी भी ऐसी लेडी से काम नहीं करा सकते जिसका मिसकैरेज हुआ हो या जिसने कोई बच्चा डिलीवर किया हो। यदि बहुत इमरजेंसी है तो आप उनको बता सकते हैं। इवन ये छुट्टियों की एक अच्छी चीज़ है कि ये पहले से भी ले सकते हैं, बस आपका काउंटिंग उसमें 26 सप्ताह होनी चाहिए, जो पहले 12 थी, जिसको बढ़ा के 26 सप्ताह किया गया है। यदि किसी को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आजकल बच्चे बहुत लोग IVF या इससे कराते हैं, तो वो पहले से भी ये लीव उनको ले सकते हैं, लेकिन आपको टोटल 26 सप्ताह मिलेगी। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, आपको वेतन पूरा उतना ही मिलेगा जिस वेतन पे आपने उस समय उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी पेड लीव होगी पूरी। जी, बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि एक बहुत स्वाभाविक एडॉप्शन का जुड़ना एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इस है। तरह का प्रावधान आप जोड़ लें कि हाँ नहीं, वो भी एक माँ है, क्योंकि यदि वो 3 माह के बच्चे को पाल रही है तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको एक माँ का ही दर्जा देंगे। ये बहुत अच्छा प्रावधान है और हर महिला के लिए बड़े गौरव की बात है ये कि माँ बनने का उसको सौभाग्य मिला है, तो उसे सुविधाएं भी मिलना चाहिए। संपत्ति संबंधी यदि हम बात करें जो कानून है, तो संपत्ति संबंधी कानून में महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं? क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि बेटी की शादी हो गई तो उसको मायके से नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं अरे वो उसकी तो शादी हो गई, उसको ससुराल से मिल रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में उसके पास कोई कानूनी अधिकार है कि वो अपना हक ले सकती है? ये हमारे यहाँ संपत्ति उसमें अधिकार उनको 2005 में दिया गया था हिंदू अधिनियम में, और इसमें ये बताया गया था, तब के बाद से ये हो गया है कि हर लड़की जो पैदा होती है, पैदा होते ही साथ उसको संपत्ति में उसका अधिकार मिल जाता है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसको अधिकार नहीं मिलेगा। और अभी तो एक नया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, आज ये हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि यदि विवाहित हो गई है महिला का विवाह, लड़की का विवाह हो गया, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति भी मिल सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी तो शादी हो गई है, वो इस परिवार में नहीं रही तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो उसके पिताजी की जगह पे उसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के, यदि कई बार कानून में प्रावधान नहीं भी है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी गाइडलाइन हमारे लिए तय कर दे रहा है कि आज नहीं कल वो प्रावधान हमारे यहाँ ऐड हो ही जाएगा। जैसा वो पूछ रहे थे कि कुछ मध्य प्रदेश अलग से कानून बनाता है, तो कानून अलग से स्टेट में हमने महिलाओं के लिए नहीं बनाया, लेकिन हमारे यहाँ हाँ ये कानून बना है। आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि हमारे एक कानून में ये प्रावधान जो मैटरनिटी लीव का है, इसमें असम की महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रावधान है कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी पड़ती, उनको बहुत इजीली, उनको ये नहीं बताना पड़ता कि हम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। उनको मैटरनिटी लीव जब भी वो चाहे जल्दी मिल जाती है। तो ऐसे विशेष प्रावधान हमारा जो सेंट्रल भी जो कानून बनाता है उसी में हम कुछ विशेष प्रावधान उसमें नियम बनाकर उसको नियम बना के तो करते ही हैं, प्लस उसमें कोई प्रावधान यदि हमें करना है विशेष तो हम उस प्रदेश के लिए भी अलग से ही लिख देते हैं। जैसे अभी तक हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जब तक 370 नहीं आया था तो सारी चीज़ें उनको अलग रखते थे, अब सारे कानून में ऐड हो गया है कि सब उन पे भी लागू होंगे सब चीज़ें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। हम बात कर रहे हैं संपत्ति के बारे में कि संपत्ति संबंधी जो अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है, तो आपने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति भी उन्हें दी जा सकती है। पर यदि उनके पहले और बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उसके बाद भी वो शादीशुदा लड़की को दी जा सकती है? वो कोर्ट ने ये कहा था, चूंकि जिसने अप्लाई किया था तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आपकी तो शादी हो गई है इसलिए हम आपको नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस बेस पे आप मना नहीं कर सकते। वो तो आपके अप्लाई करने पे होता है, कोई जरूरी नहीं है घर में अनुकंपा नियुक्ति जो चाहे। यदि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है काम करते दौरान, वो नौकरी कर रहा है और अनुकंपा नियुक्ति या तो चाहे तो उसकी वाइफ ले लेगी, बच्चे ले लेंगे, लड़का लेगा लड़की लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। लड़कियों को बस अलग इसलिए कर दिया था कि लड़की की शादी हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का उससे कोई संबंध नहीं है, यदि शादी हो गई है तो भी वो अनुकंपा नियुक्ति पाने के अधिकारी है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है वो अपने पिता के किसी भी हक के अधिकारी और संपत्ति में भी मिलेगी, बराबरी का अधिकार है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, हम बात करें भरण पोषण संबंधी कानून, एक जो हम सुनते हैं महिलाओं के लिए है,
तो इसमें किस तरह के केसेस आते हैं और ये कानून क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए? जैसे हमारे यहाँ धारा 125 है सीआरपीसी में, उसमें ये भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। तो पहले हमेशा हम लोग भरण पोषण मानते हैं तो हम यही मानते हैं कि जरूर पत्नी को कोई परेशानी होगी तो भरण पोषण से पत्नी को ही मिलेगा। पर धीरे धीरे देखा गया कि बच्चे लोग अपने माँ बाप को भी नहीं पाल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ ये उनको कहा गया कि नहीं, माँ बाप को भी इस भरण पोषण के उसमें वो उसकी पाने की अधिकारी रहेंगी। और यही सेम प्रावधान घरेलू हिंसा अधिनियम में भी कहा गया है कि उसमें तो बहुत आगे चीजें बढ़ के बताई गई हैं। उसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ पत्नी है जो किसी की है, उसमें एक वर्ड अच्छा सा स्त्री वर्ड यूज किया गया है, तो जिसमें उन्होंने उसमें बहन भी माना है, घर में कोई काम करने वाली है उसको भी मिलेगा, तो कंपनसेशन वो चाहेगी। और भरण पोषण जब तक जैसा है, बहन भी मांग सकती है, कोई रियल आपका ब्लड रिलेशन हो वो है, कजन है आपकी, वो घर में रहती है, वो भी मांग सकती है। और कोई भी व्यक्ति उनकी संपत्ति का, और सबसे बड़ी चीज है लिव इन रिलेशनशिप में भी, जो हमारे यहाँ का डायरेक्ट अभी कानून जैसा नहीं बना था, लेकिन हमने उस कानून में 2005 में यदि लिव इन रिलेशनशिप में भी कोई रहती है लेडी साथ में, तो वो भी भरण पोषण पाने की, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में यदि उसके साथ वायलेंस होता है, वायलेंस में कोई जरूरी नहीं है कि वो मारे पीटे, वो कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करता है, उसमें भी उसको मिल सकता है। और यदि कोई उसकी संपत्ति भी छीन लेता है तो वो उसमें भी केस फाइल करके अपनी चीजें वापस ले सकती है, तो वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और बाकी प्रोटेक्शन ऑफिसर तो है ही, तो वो सारा प्रोटेक्शन उसको दे सकते हैं। आपने बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अधिकार दिया गया है इस कानून में भरण पोषण में, तो यदि कोई पेरेंट्स केस लगाना चाहें तो वो कहाँ लगेगा? जनरली पुलिस इंक्वायरी होती है, कोई केस दर्ज होता है और कोर्ट से इस तरह के ऑर्डर होते हैं जो भी जिला न्यायालय होते हैं, पर पेरेंट्स यदि केस लगाना चाहते हैं तो क्या उन्हें भी वहीं लगाना होगा? उन्हें भी पेरेंट्स, जैसे यदि माता है तो वो तो स्त्री में आई रही है, तो वो चाहे तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने जाके अपना केस लगा सकती है। और यदि वो जाना चाहे तो फिर कोर्ट में डायरेक्ट भी जाके आप वो एफआईआर चाहे तो भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट कोर्ट में जाके भी एक कंप्लेंट शिकायत फाइल कर सकते हैं। और यदि वो इस लायक है कि वो चल नहीं पाते, ये वो है, तो उनके प्लेस पे कोई दूसरा पर्सन भी, इवन घरेलू हिंसा में भी यदि कोई बाहर वाला भी देख रहा है, आपका पड़ोसी भी देख रहा है कि वो देख रहा है कि मेरे पड़ोस में कोई लेडी है, और उसको इस तरह से अपन लोग देखते ही हैं कि कई बार जंजीरों में बांध देते, ये सब कर देते हैं, तो सामने वाला तो जाता नहीं, तो अड़ोसी पड़ोसी देख के ही उनको छुड़ाते हैं, तो वो लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उनके प्लेस पे भरण पोषण के लिए कोई दूसरा पर्सन भी शिकायत कर सकता है। तो घरेलू हिंसा में तो उनको इजीली मिल जाएगा, और कोर्ट में भी जाके आपके धारा 125 में सीआरपीसी में वो खुद भी फाइल कर सकते हैं, तो उनको उस तरह से वकील के थ्रू जाके, कि यदि वो खुद नहीं जा पा रहे हैं तो भरण पोषण के लिए कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में जाके ऑर्डर करते हैं, आजकल तो सब कलेक्टर ही ऑर्डर कर रहे हैं कि उनको भरण पोषण दिलवा रहे हैं। कई बार बच्चे कब्जा कर लेते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी वो लोग इस तरह के प्रावधान है कि कलेक्टर खुद एक्शन लेके काम कर रहे हैं। आपने बताया कि कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा की शिकार है या जो भरण पोषण के लिए जिसको आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या ऐसी महिलाएं भरण पोषण संबंधी कानून में वो महिलाएं भी आती हैं जिनकी शादी हो गई है और वो पति से भरण पोषण मांगना चाहती हैं, तो क्या वो भी इस कानून के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं? वो महिलाएं भी आती है, वो तो 125 में तो जो हमने बोला सीआरपीसी में वो तो पुराना है, उसमें तो शुरू से पत्नियां मांगती आई हैं सारा भरण पोषण का। लेकिन ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि उस कानून में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, कोर्ट में जाते हैं, प्रोसेस लंबी है। यहाँ तो आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने पूरा अपनी तरफ से इंक्वायरी करके और काम शुरू कर सकता है। और उनको सारा, इवन ये अकेले नहीं, संपत्ति तो दिलाएगा, भरण पोषण दिलाएगा, प्लस उनकी रक्षा भी करने का काम प्रोटेक्शन ऑफिसर का है। ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और वही लोग जाके उनको यदि कोई शेल्टर दिलाना है, उनको कोई ऐसा जगह पे उनको रखना है, तो उनकी सहायता इस हिसाब से भी ये सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसा में ये एक अच्छा अधिनियम 2005 में सिर्फ इसीलिए आया कि सिर्फ पत्नियां नहीं, और भी किसी स्त्री के साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही हो तो वो इस तरह, चाहे वो उनके यहाँ काम करने वाले, चाहे उनके यहाँ काम करने वाले हो, यदि उनको लग रहा है कि कोई बाई, हमने इतने बड़े हीरो का केस सुना ही था कि उनकी जो मेट थी, नौकरानी, उसी ने कंप्लेंट फाइल करी थी घरेलू हिंसा में कि हाँ उसके साथ हिंसा हुई है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम। पर जहां हम भरण पोषण कानून की बात करते हैं, 125 की बात करते हैं, तो क्या जो महिलाएं हैं ऑलरेडी काम कर रही हैं वो अपने पति से क्लेम कर सकती हैं? आज कोई पत्नी है, अगर वो खुद वर्किंग है
और वो कोर्ट में केस लगाती है कि मुझे मेरे पति की तनख्वाह में से पैसा दिया जाए या मुझे इतना शेयर दिलाया जाए, क्योंकि मैं वो पति से अलग रह रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको दिलाया जा सकता है यदि वो वर्किंग है? तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना कमाती है। कई बार होता है कि महिलाएं ज़्यादा कमाती है, उसके बाद भी वो कंप्लेंट फाइल करती हैं और उनके पति उनसे कम कमाते हैं, तो इतना कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उस केस में कोई कंपनसेशन नहीं देते। लेकिन यदि वो फाइल करती हैं और कोर्ट के बाद जब इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि नहीं, वो यदि बच्चे उनके पास हैं और उनके पति बहुत ज़्यादा कमाते हैं और वो इतना नहीं कमा सकती हैं, तो वो केस फाइल करके अपना फिर वो कोर्ट के ऊपर कोर्ट देखता है कि कितने हिसाब से उनको मिल सकता है। कोर्ट मना भी कर सकता है, क्योंकि यदि वो खुद वो अपना इतना कमाती है और अपने आप को पाल सकते हैं, उनका पालन पोषण उनकी अपनी कमाई से हो सकता है, तो फिर कोर्ट उसमें ऑर्डर नहीं करता। तो बहुत रेयरली, अभी जैसे हमने किसी केस में देखा था कि कोर्ट को लगा पहले वो काम नहीं करती थी पर बाद में काम करने लगी, तो उसके पति ने कंप्लेंट फाइल करी थी, उसने मतलब उसमें दिया कोर्ट में एप्लीकेशन कि अब मेरी पत्नी काम करने लगी, अच्छा है। तो कोर्ट ने उसका भरण पोषण काफ़ी कम कर दिया था उस हिसाब से, और उन्होंने कहा आपकी कमाई ज़्यादा है तो हम इसको बंद भी कर देंगे कुछ समय के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई ऐसे कानून बने हैं जो महिलाओं को हर जगह सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो घर हो या उनका कार्यस्थल हो। ज़रूरत है उनके बारे में जागरूक होने की और उनका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इन कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले अंक में फिर हम आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।